माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय जी पधार रहे हैं। बैठिए। आज के सत्र की कार्यवाही आरंभ करने के लिए राष्ट्रगान गाया जाए। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ लूंगी। मैं कुमारी अंजलि, जो अम्बाला संसदीय क्षेत्र से युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। धन्यवाद। अब मैं संसदीय क्षेत्र दिल्ली से निर्वाचित युवा सांसद कुमारी खुशी को संसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञा? मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेंगी? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ लूंगी। I, Khushi, having been elected a member of the Youth Parliament, House of the People, do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the
sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. माननीय सभासदों, चूंकि आज हम 2 महीने के पश्चात मिल रहे हैं, तो मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं संसद के पूर्व सदस्य श्री कुलदीप यादव जी के निधन के बारे में सूचना दूं। श्री कुलदीप यादव जी का दुखद आज से कुछ रोज पहले हृदय की गति रुक जाने की वजह से हुआ है। वे एक कर्मठ नेता थे। उन्होंने 10 साल तक सांसद के रूप में देश की सेवा की। वे बड़े शांत एवं हंसमुख स्वभाव के थे। मैं उनके इस दुखद निधन पर संसद की ओर से उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना उत्पन्न करती हूँ तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, श्री कुलदीप यादव जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी मृत्यु ऐसे समय में हुई है जब संपूर्ण राष्ट्र को उन जैसे महान नेता की आवश्यकता है। वे एक स्पष्ट वक्ता, स्वच्छ राजनेता, सच्चे देशभक्त और एक महान लेखक भी थे। उनकी छवि उनकी रचनाओं में देखी जा सकती है। मैं समस्त सत्ता पक्ष की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। प्रभु उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, श्री कुलदीप यादव जी संसद के कर्मठ, ईमानदार एवं निष्ठावान सदस्य रहे हैं। उन्होंने 10 वर्ष तक संसद के रूप में सदन की गरिमा को बनाए रखा तथा इससे पूर्व 15 वर्ष तक एक विधायक के रूप में अपने राज्य उत्तर प्रदेश की भी सेवा की थी। उन्होंने किसानों, मजदूरों तथा गरीबों की भी सेवा की थी। उनका सदन में हमेशा अभाव महसूस होता रहेगा। उनके रिक्त स्थान की पूर्ति करना असंभव है। सारा विपक्ष दल आज दुख की इस घड़ी में उनके परिवार की ओर गहरी सहानुभूति रखता है। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। अब मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि वे दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ क्षण मौन प्रार्थना करें। बैठिए। महासचिव जी, शोक प्रस्ताव शोक संतप्त परिवार को भेज दें। प्रधानमंत्री जी, अब नए मंत्रियों का परिचय कराएं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे और आपके माध्यम से अपने इन साथियों का सदन में परिचय कराती हूँ। कुमारी सलोनी जी, कृषि एवं सिंचाई मंत्री। श्रीमान तुषार जी, शहरी विकास मंत्री। कुमारी आभ्या जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न 101। अब विपक्ष की कुमारी आयशा जी अपना प्रश्न रखें। अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि जब RTE कानून बना है तब से कक्षा 1 से 8 तक किसी भी विद्यार्थी की परीक्षा नहीं होती है, जिससे असफलता का डर खत्म होने के कारण विद्यार्थियों का शिक्षा का स्तर खत्म हो रहा है। इस विषय में सरकार क्या विचार कर रही है? दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। सरकार इस विषय पर क्या विचार कर रही है? सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब तो हैं, परंतु अधिकतर वर्ग नहीं है। दूसरी ओर कंप्यूटर के अध्यापक भी नहीं हैं, जिससे विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार इस विषय में क्या विचार कर
प्रावधान इसलिए रखा गया था ताकि बच्चों पर परीक्षा का मानसिक दबाव न पड़ सके और वे खुले रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन परीक्षा न लेने का दुष्प्रभाव यह रहा है कि शिक्षा के स्तर में कमी आ रही है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षाओं का आयोजन पुनः रूप से शुरू किया जाए। इसके लिए हम सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री व शिक्षाविदों से राय ले रहे हैं। अब मैं विपक्ष नेता के प्रश्न 2 के जवाब में यह बताना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। यह एक गंभीर समस्या है। इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है तथा सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में भवन, बिजली, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम को भी रुचिकर बनाया जा रहा है, जिसमें खेलकूद व CRP के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयोग कर रहे हैं। अब मैं विपक्ष नेता के प्रश्न 3 के जवाब में यह बताना चाहती हूँ कि कंप्यूटर लैब को सुचारू रूप से चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा हेतु शिक्षकों की नई भर्ती की जा रही है। अब शीघ्र ही विद्यार्थियों को शिक्षक मिलेंगे। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकती हूँ कि अधिकतर गांवों में स्कूलों में बिजली न होने के कारण पढ़ाई बाधित होती है। इसके अतिरिक्त अध्यापकों से भी गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं। इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गांव के स्कूलों में समय पर बिजली का प्रबंध करने हेतु हम सोलर पैनल से ऊर्जा का प्रबंध करेंगे ताकि बिजली की समस्या का समाधान हो सके। शिक्षक केवल शैक्षणिक कार्य ही करें, यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है ताकि शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्यों का दबाव न पड़ सके। प्रश्न 102। अब विपक्ष के कृष्ण कुमार जी अपना प्रश्न रखें। अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में बाढ़ एक भयंकर समस्या है। हर वर्ष वर्षा ऋतु में बाढ़ से देश में जान माल की बहुत बड़ी हानि होती है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, खाद्य सामग्री के लिए तरस जाते हैं। क्या सरकार इसके प्रति कुछ गंभीर है? अभी हाल में ही उत्तर भारत के 4 राज्य भयंकर बाढ़ की चपेट में थे। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल के नेता को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार बाढ़ की समस्या को लेकर काफी गंभीर है और सरकार काफी गंभीर है। सरकार ने प्रतिवर्ष बाढ़ से बचने के लिए बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन भी किया है, जो देश की सभी नहरों व नदियों की सफाई करेगा और इसके साथ साथ नई नहरों का निर्माण किया जा रहा है और नए बांध बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रयास यह है कि इन नदियों को आपस में जोड़ा जा सके, जिससे बाढ़ग्रस्त नदियों का पानी दूसरी नदियों में डाला जा सकेगा, जिससे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का पानी दूसरी नदियों में डाला जा सके। इस कार्य से जहां बाढ़ से बचा जा सकेगा, वहीं सूखे की समस्या का समाधान काफी हद तक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जिला स्तर पर बाढ़ सहायता कैंप खोले गए हैं। बंजर पड़ी हुई जमीन पर हमारी सरकार की तरफ से वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ बाढ़ में जिन लोगों के घर, खेत व पशुओं को नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई हमारी सरकार करेगी। बाढ़ के कारण अगर कोई मृत्यु हुई है तो हमारी सरकार उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी देगी और सरकार इसके साथ फसल बीमा योजना, पशु बीमा योजना आदि योजनाएं भी चला रही है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं अभी गृह मंत्री से इस विषय में कुछ पूछना चाहती हूँ। आज्ञा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी मेरे साथी मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया है
काटा जाएगा। अगर इस तरह की कोई शिकायत हमारी सरकार को मिलती है तो इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रश्न 103। अब विपक्ष की कुमारी सुभाना अपना प्रश्न रखें। अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जब से देश में हरित क्रांति होने के बावजूद देश में अनाज की कमी है, एक और तो किसानों को उनकी उपज का पूरे मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार विदेशों से समर्थन करके भारी कीमत पर अनाज व दालें आयात कर रही है। आसमान छूते भाव से दाल रोटी गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस संबंध में क्या कोई कार्य कर रही है, क्या कोई ठोस कार्य कर रही है अथवा नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय सांसद की बातों से सहमत हूँ, फिर भी सरकार इस विषय के प्रति गंभीर है। अध्यक्ष महोदय जी, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार ही जिम्मेवार है, जिसने किसानों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जिससे कि उत्पादन बढ़ सके। महंगाई बढ़ाने के लिए वर्तमान सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। हमारे शासन में महंगाई थी ही नहीं। जो चीज आज आप 100 रुपए की दे रहे हैं वो पहले 50 की थी। आप हर चीज को दूसरे रेट पर दे रहे हो, क्यों? अध्यक्ष महोदय जी, सरकार खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए विदेशों से खाद्य सामग्री आयात कर रही है और गरीबों को सस्ती दर पर आटा, चावल, चीनी राशनों की दुकानों के माध्यम से सप्लाई भी की जा रही है। इसके साथ साथ कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को अनेक प्रकार की सुविधाएं भी दे रही है। सरकार किसानों को सस्ती दर पर बीज, खाद, खरपतवार नाशक व कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध करा रही है। कृषि उपकरणों की खरीद पर किसानों को भारी मात्रा में सब्सिडी भी दी जा रही है और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में किसी को भी अनाज की समस्या नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं भी सरकार से इस विषय पर कुछ पूछना चाहती हूँ। अनुमति है। क्या प्रधानमंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा दाल, प्याज व चीनी व गेहूं के जमाखोरों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई कर रही है अथवा नहीं? अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने विपक्षी साथी को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सरकार जमाखोरी के विरुद्ध पूरी तरह सख्त है। जमाखोरी को रोकने के लिए जगह जगह पर छापे मारे जा रहे हैं और उनके लाइसेंस भी रद्द किए जा रहे हैं। कानून के अंतर्गत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है और मैं संपूर्ण सदन को आश्वासन दिलाती हूँ किसी भी जमाखोरी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा और मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस जवाब से मेरे विपक्षी साथी संतुष्ट होंगे। प्रश्न 104। अब विपक्ष की कुमारी सादिया अपना प्रश्न रखें। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ऊर्जा मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि ऊर्जा के पारंपरिक साधन देश से खत्म होते जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में देश में बिजली की समस्या पैदा हो सकती है, तो इस विषय पर सरकार क्या कर रही है? दूसरी ओर बिजली की चोरी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अभी तक अनेकों ही ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आज तक बिजली नहीं पहुँच पाई, तो इस विषय पर सरकार क्या कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल के नेता को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ऊर्जा व बिजली के साथ बिजली बनाने के वैकल्पिक स्रोत ढूंढ रही है। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने परमाणु ऊर्जा के साथ साथ सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग करने का प्रयास किया है, जिसके तहत हमने हर राज्य के जिले में 50% सब्सिडी पर सोलर पैनल लोगों को उपलब्ध कराए हैं। ऐसी सभी बिल्डिंग, ऑफिस, संस्थाएं या घर जो 500 वर्ग गज एरिया या इससे अधिक क्षेत्र में हैं, उनके लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिजली चोरी को रोकने के लिए खुली तारों की बजाय इंसुलेटेड तारों का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ बिजली के मीटरों को भी घरों से बाहर लगाया जा रहा है, जिससे बिजली चोरी को रोकने के लिए सहायता मिल सके। जिन गाँव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, आने वाले 2 वर्षों में उन गाँव में बिजली पहुंचा दी जाएगी। संबंधित राज्य सरकारों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर उनको इस कार्य के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
रेडियो एवं समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को बिजली की बचत करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। विद्युत उपकरणों को भी मानव अनुसार उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बिजली के बिलों में भी कम यूनिट खर्च करने वाले परिवारों को रियायत दी जा रही है ताकि लोग बिजली की बचत करने के लिए प्रेरित हों। प्रश्न 105। अब विपक्ष के कृष्ण कुमार अपना प्रश्न रखें। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर को अचानक क्यों रोक दिया गया? क्या आप किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आपने ऐसा काम किया है? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से विपक्षी साथी को बताना चाहती हूँ कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है। ये निर्णय किसी के दबाव में नहीं लिया गया। यदि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कायराना हरकत की जाती है तो हमारी सेनाएं उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। कुमारी खुशी सदन का ध्यान आकर्षित करेंगी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से सारे सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारे देश में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। देश में कई जगह फिरौती मांगना व गोली मार जैसी घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। नए युवा थोड़े से लालच में आकर नशे की चपेट में आ रहे हैं। इसके कारण हमारे देश में मारपीट व चोरी चकारी की समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। इन सभी अपराधों को रोकने के लिए सरकार क्या नए कानून बना रही है? अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सरकार ने इन अपराधों को रोकने के लिए अलग से SIT कानून बनाया है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान भी किया है। राज्य सरकार को ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और पुलिस कर्मियों व आमजन की सहायता से इनको पकड़ा भी जा रहा है और हम जल्द से जल्द इस मुद्दे पर एक नया कानून बनाएंगे। विपक्ष की कुमारी आयशा जी काम रोको प्रस्ताव के लिए अपने विचार रखें। मैं माननीय महोदय जी के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि देश के कई राज्यों में महिलाओं ने पुलिस द्वारा मारपीट व अत्याचार का आरोप लगाया है। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए हैं। महोदय जी, मैं काम रोको प्रस्ताव पेश किए जाने की अनुमति चाहती हूँ। क्यों ना आज की इस कार्यवाही को रोक दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे मान्यवर साथी का यह सुझाव है कि इस प्रकार की घटना को लेकर सदन की कार्यवाही रोक दी जाए। यह उचित नहीं है। जैसे ही इन घटनाओं की जानकारी हमारी सरकार को मिलती है, तुरंत ही इसके लिए एक महिला आयोग की दल की जांच के लिए भेज दिया गया है। महिलाओं की दायर शिकायतों को दूर किया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यत्र नारी यस्तु पूजन्ते राम ते देवता के कथा अनुसार सरकार देश में नारी जाति की सुरक्षा तथा उसके अधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग है। इसीलिए सदन की कार्यवाही रोकना कोई उचित काम नहीं है। प्रश्न यह है कि विपक्ष की कुमारी आयशा जी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए काम रोको प्रस्ताव लाने की सदन द्वारा अनुमति दी जाती है। जो इसके पक्ष में है कृपया हाथ खड़ा करें। नहीं वालों का बहुमत है, नहीं वालों का बहुमत है। अतः इस प्रस्ताव को 18 के मुकाबले 38 मतों से अस्वीकार किया जाता है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव में सांसद आरजू अपना वक्तव्य दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी हाल ही में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में मुंबई के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र ने विशेष अधिकार को भंग किया है। समाचार पत्र ने
समाचार पत्र के मुख्य संपादक के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरकार को निर्देश पत्र देने की कृपया करें। आप समाचार पत्र कटिंग के साथ उपयुक्त नोटिस दे दें। आपकी शिकायत विशेषाधिकार हनन समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी जाएगी। अब सदन के पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखे जाए। मानव संसाधन मंत्री संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई वार्षिक रिपोर्ट को मैं सभा पटल पर रखती। रक्षा मंत्री भारत अमेरिका परमाणु करार संबंधी एवं वन नेशन वन इलेक्शन संबंधी दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। इस्पात एवं उर्वरक मंत्री मैं सभा पटल पर रखती हूँ। भारत सरकार तथा रिलायंस उद्योग द्वारा खाद का सबसे बड़ा प्लांट लगाने संबंधी करार के दस्तावेज रखती हूँ। ये सभी दस्तावेज सभा पटल पर पहुंच चुके हैं। माननीय सभासदों, मुझे घोषणा करनी है। मेरी ओर से तथा संसद के माननीय सदस्यों की ओर से महामहिम श्री ऑक्सफोर्ड विल्सन, फ्रांस संसद के अध्यक्ष तथा फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल के आदरणीय सदस्यगण जो हमारे अतिथि के रूप में भारत यात्रा पर हैं, मैं उनका अपने देश में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य हैं श्री विलियम रिचर्ड उपाध्यक्ष, श्री हैरी हडसन उपाध्यक्ष, श्रीमान पर्सन सदस्य, श्री WM मार्शल सदस्य। यह एक उच्च अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल है। यह प्रतिनिधिमंडल सोमवार दिनांक 20/7/2025 को यहाँ पर पहुँचा है। वे इस समय हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम अपने देश में उनकी सुखद लाभप्रद यात्रा की कामना करते हैं तथा उनके माध्यम से फ्रांस सरकार और फ्रांस के मित्र लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अब विधि संबंधी कार्य आरंभ होता है। प्रथम वाचन। अध्यक्ष महोदय जी, भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इस देश में बेरोजगारी की समस्या भयंकर समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु पहले से चल रही मनरेगा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मैं मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी योजना संविधान संशोधन विधेयक पर सदन की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न यह है कि गृह मंत्री बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना संशोधन विधेयक को सदन में लाने की अनुमति दी जाती है। जो इसके पक्ष में है कृपया हाथ खड़ा करें। पक्ष वालों का बहुमत है। अतः इस संविधान संशोधन विधेयक को सदन में पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। अध्यक्ष महोदय जी, आज सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों के बाद भी बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने इसके लिए पहले से ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना चलाई हुई है। समाज के कुछ गरीबों को ही इस योजना का लाभ हो रहा है, परंतु समाज का एक बड़ा हिस्सा इसके लाभ से वंचित है। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने व राष्ट्र निर्माण में इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें BPL परिवारों के साथ एक बेरोजगार व्यक्तियों को शामिल किया जाए जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष हो। दूसरा, इस योजना में वर्ष भर में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, लेकिन अब इस योजना में 100 दिन की बजाय पूर्ण वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय जी, मेरे साथी माननीय गृह मंत्री जी मनरेगा योजना के तहत
जाए। अध्यक्ष महोदय जी, इस विधेयक की प्रमुख धाराएं इस प्रकार है। धारा नंबर 1, सभी बेरोजगार लोगों की जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष तक हो, उनको मनरेगा के तहत पूर्ण वर्ष के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए। धारा नंबर 2, ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक लगभग प्रत्येक ग्राम में औद्योगिक इकाइयां खोली जाएं और ग्रामीण स्तर पर कमेटियां बनाकर इन औद्योगिक इकाइयों की जांच की जाए। धारा नंबर 3, इस योजना में नहरों नालों की सफाई के अतिरिक्त कृषि संबंधी कार्य जैसे वृक्षारोपण तथा लघु औद्योगिक इकाइयों के निर्माण कार्य को वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किया जाए। धारा नंबर 4, लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा कुछ सब्सिडी भी दी जाए। धारा नंबर 5, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उनकी योग्यता एवं कुशलता के अनुसार मानदेय दिया जाए। द्वितीय वाचन गृह मंत्री। अध्यक्ष महोदय जी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 25 से 50 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी लोग बेरोजगार व्यक्तियों को पूर्ण वर्ष रोजगार उपलब्ध कराया जाए। दूसरे वाचन की बहस इस विधेयक पर दूसरे वाचन की बहस करने की मैं अनुमति चाहती हूँ। आज्ञा है। अध्यक्ष महोदय जी, सरकार केवल 25 वर्ष से 50 वर्ष तक के आयु वर्ग के रोजगारों के बारे में ही क्यों सोच रही है, जबकि रोजगार तो सभी आयु वर्ग के बालिग रोजगारों को चाहिए। दूसरे आयु वर्ग वाले रोजगारों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? क्या केवल 25 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को ही रोजगार की आवश्यकता होती है? मेरा तो यह मानना है कि 25 से कम और 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के रोजगारों को भी रोजगार की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि 25 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को, क्योंकि सभी की आर्थिक जरूरतें समान ही होती है। अध्यक्ष महोदय जी, 25 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को इस योजना में शामिल करके समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को इस योजना में शामिल किया जाता है। 25 वर्ष तो व्यक्ति अपनी शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि ग्रहण करने में लगा देता है। अतः 25 वर्ष तक के व्यक्ति को बेरोजगार नहीं माना जा सकता, जबकि 25 से 50 वर्षों के बीच में ही व्यक्ति को अपने जीवन की ज्यादातर जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। इसी कारण इस आयु वाले वर्ग लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है और 60 वर्ष के बाद तो सभी व्यक्तियों को बुढ़ापा पेंशन मिलने लग जाती है। अतः 25 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को इस योजना में शामिल करना तर्कसंगत है। अध्यक्ष महोदय, मनरेगा की इस योजना के तहत कोई विशेष राष्ट्रीय निर्माण संबंधी कार्य नहीं होते। केवल तालाब खोदने व गड्ढे भरने या घास व झाड़ियां आदि उखाड़ने जैसे कार्य ही करने से मात्र धन की बर्बादी होती है। लाभ लगभग शून्य ही होता है। कहने का अर्थ है कि इस योजना में राष्ट्रीय निर्माण की बजाय धन की बर्बादी अधिक होती है। अध्यक्ष महोदय जी, यह योजना केवल धन बर्बादी की है, यह कहना कतई उचित नहीं है। जो व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी होते हैं, उससे मिलने वाला धन उनके परिवार का भरण पोषण होता है। जहां तक कि राष्ट्र निर्माण की बात है, तो अब इस योजना को केवल तालाब खोदने व गड्ढे भरने तक ही सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि अब इसमें लघु औद्योगिक इकाइयों का निर्माण तथा कृषि संबंधी कार्यों को भी शामिल किया जा रहा है। इससे एक तरफ तो गांव के लोग आत्मनिर्भर होंगे व स्वावलंबी बनेंगे, दूसरी ओर कृषकों को भी खेती संबंधी कार्यों के लिए पूरा वर्ष सस्ते मजदूर मिलेंगे, जिससे कृषि उत्पादन एवं अन्य उत्पादकों में वृद्धि होगी और देश का विकास होगा। कृषकों को मजदूर उनकी मजदूरी सरकार एवं कृषकों द्वारा मिलकर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय जी, 25 से 50 वर्ष की आयु वाले देशों में तो आधे से भी अधिक आबादी शामिल होगी। क्या इतनी अधिक आबादी को
कृषकों को मजदूर न मिलने की समस्या अक्सर बनी रहती है। इस योजना के शुरू होने से कृषकों की समस्या का समाधान होगा, तो इससे गांव के बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और कुछ औद्योगिक कार्यों में लग जाएंगे। जहां तक की धन की बात है, सरकार पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं होगा। बिल में ऐसा प्रावधान होगा कि कृषकों को कृषि कार्यों के लिए मजदूरों को 60% मजदूरी, किसान व 40% मजदूरी का भुगतान सरकार करेगी। इस प्रकार से लघु औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने वाले कर्मचारी एवं मजदूरों को भुगतान 60%, लघु उद्योग चलाने वाली समितियां 40% भुगतान सरकार की तरफ से होगा। दूसरी ओर लघु औद्योगिक इकाइयों से मिलने वाला राजस्व भी सरकार की ही आय होगी। अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि यह देश की आधी से अधिक आबादी से जुड़ी हुई योजना होगी, जबकि मनरेगा में पहले भी घोटाले उजागर हो चुके हैं, तो क्या इस योजना में इतने बड़े स्तर पर लागू करने से और बड़े घोटालों की संभावना नहीं बढ़ जाएगी? औद्योगिक इकाइयों को चलाने वाली समितियां क्या ईमानदारी से कार्य कर पाएंगी? क्या मजदूरों का शोषण नहीं होगा? अध्यक्ष महोदय, यह सरकार एक अपूर्ण सरकार है। इस सरकार के शासनकाल में अब तक किसी प्रकार का घोटाला उजागर नहीं हुआ है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले घोटालों आदि की जांच रखना निरर्थक है। सरकार इस योजना के सही संचालन के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जांच अधिकारियों की नियुक्ति भी करेगी, जो कि समय समय पर गांव में जाकर इस योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों के साथ साथ वित्त संबंधी योजना की जांच भी करेंगे। नहीं, हम मंत्री जी की बात से पूर्ण सहमत नहीं हैं। अतः हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय जी, मनरेगा के तहत सभी 25 से 50 वर्ष के आयु वर्ग वाले बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाने संबंधी विधेयक लाकर सरकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास कर रही है। जहां एक ओर बेरोजगारी की समस्या का हल होगा, वहीं दूसरी ओर इस योजना में कृषि संबंधी कार्य तथा लघु औद्योगिक इकाइयों को शामिल करने से देश के युवा अपने कौशल का देश हित में उपयोग करेंगे। और जहां तक 25 वर्ष से 50 वर्ष के आयु वर्ग वाले बेरोजगार व्यक्तियों को इसमें शामिल करने की बात है, तो मैं इस विधेयक में एक नई धारा के अंतर्गत 50 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले लोगों को भी शामिल करने का सुझाव देती हूँ, ताकि विद्यार्थी जीवन के बाद तथा वृद्धा पेंशन लेने वालों के अतिरिक्त सारे व्यक्ति इस योजना में शामिल होकर देश के विकास में भागीदारी कर सके। अब मैं सदन से अनुरोध करती हूँ कि इस विषय के सामाजिक एवं आर्थिक महत्व को समझते हुए इसे सदन में पारित किया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संपूर्ण सदन मेरे विचारों से सहमत होगा तथा इस विधेयक का भरपूर समर्थन करेगा। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 50 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले लोग बेरोजगार लोगों को शामिल कर लिया जाए। अतः हम इस विधेयक की धारा नंबर 6 में यह प्रावधान करते हैं कि 50 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले लोगों को भी इस विधेयक में शामिल कर लिया जाए, जो कि लाभ का पात्र होंगे। अब मैं प्रस्ताव करती हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सभी 25 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले लोगों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध करवाने संबंधी संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया जाता है। जो पक्ष में है कृपया हाथ खड़ा करें। अब जो इस विधेयक के विरोध में है कृपया हाथ खड़ा करें। हाँ वालों का बहुमत है। अतः इस विधेयक को युवा संसद के इस सदन में आज दिनांक 22/7/2025 के 14 के मुकाबले 42 मतों से पारित किया जाता है। महासचिव जी इस विधेयक
अब सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जाती है। देश के लिए प्यार है तो जताया करो, देश के लिए अगर प्यार है तो जताया करो। गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय हैं हम, स्वाभिमान से कहो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।